नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। सरकार ने खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन का प्रस्ताव किया। संसद ने सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों का निषेध संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। संसद ने भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पारित किया और रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बोलियों के साथ 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी समाप्त हुई। और सरकार ने क्षेत्रीय बैंकों में वित्तीय और परिचालन सुधारों की समीक्षा की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सरकार ने खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। MMDR अधिनियम कोयला और लिग्नाइट सहित देश में खानों और खनिजों को विनियमित करने वाला प्रमुख कानून है। वर्ष 2015, वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में इस अधिनियम में संशोधन किए गए थे। इन संशोधनों के कई उद्देश्य रहे हैं, जैसे खनिज अन्वेषण के क्षेत्र को बढ़ाना, खनिज उत्पादन को बढ़ावा देना और राज्यों के लिए अधिक राजस्व जुटाना। प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो नए भाग डी का निर्माण, महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज। MMDR अधिनियम की पहली अनुसूची में एक नया भाग डी महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज जोड़ा जाएगा। पहली अनुसूची के भाग बी से खनिजों के 12 समूहों में से 8 को हटाकर भाग डी में शामिल किया जाएगा। इसमें बेरिल, लिथियम युक्त खनिज, दुर्लभ मृदा खनिज आदि शामिल हैं। इसके अलावा निजीकरण पर इसमें प्रस्ताव किया गया है कि केंद्र सरकार को इन खनिजों के खनन के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की कंपनियों को रियायतें देने का अधिकार होगा। और इन्हीं कारणों से इस संशोधन से जुड़ी चिंताएं भी हैं। ये संशोधन असंवैधानिक हैं क्योंकि ये राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। खनिज को संविधान की सूची 2 यानी राज्य सूची की प्रविष्टि 23 में शामिल किया गया है। साथ ही इनसे अनुच्छेद 246(3) के तहत भी राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन होता है। अनुच्छेद 246(3) के तहत राज्य सूची के विषय पर राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने का अनन्य अधिकार होगा। और इन प्रस्तावित संशोधनों से कुछ निजी कंपनियों द्वारा सामरिक रूप से महत्वपूर्ण खनिजों के अनुचित प्रबंधन की आशंका है, जैसे कि यूरेनियम, और ये राष्ट्र के हित के खिलाफ है। हालांकि संशोधनों का महत्व भी है क्योंकि इससे देश को हरित प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। इससे कुछ प्रमुख खनिजों के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा देश को लाभकारी बैटरी आपूर्ति श्रृंखला में प्रतिस्पर्धा करने के लिए बेहतर स्थिति में लाएंगे। संसद ने सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों का निषेध संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। वर्ष 2022 के विधेयक ने सामूहिक विनाश के हथियार अधिनियम 2005 में संशोधन किया है। ये अधिनियम सामूहिक विनाश के हथियारों से संबंधित गैर कानूनी गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है, जैसे कि विनिर्माण, परिवहन या हस्तांतरण। ये विधेयक व्यक्तियों को WMD यानी सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी आपूर्ति प्रणाली से संबंधित किसी भी प्रतिबंधित गतिविधि के वित्त पोषण से रोकता है। व्यक्ति को ऐसी गतिविधियों के वित्त पोषण से रोकने के लिए केंद्र सरकार उनके धन, वित्तीय परिसंपत्ति या आर्थिक संसाधनों को फ्रीज, जब्त या अटैच कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों और वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की सिफारिशों ने WMDs और इनकी आपूर्ति प्रणालियों के प्रसार के वित्त पोषण के खिलाफ कार्रवाई को अनिवार्य कर दिया है। इसलिए इन संस्थाओं के अधिदेश को पूरा करने के लिए ये विधेयक आवश्यक हो गया था। सामूहिक विनाश के हथियार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय कानून में WMD की कोई एकल और आधिकारिक परिभाषा नहीं है। आमतौर पर इनमें परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियारों को शामिल किया जाता है। भारत का वर्ष 2005 का WMD अधिनियम सामूहिक विनाश के हथियार को जैविक, रासायनिक या परमाणु हथियार के रूप में परिभाषित करता है। सामूहिक विनाश के हथियारों के उपयोग पर नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते भी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जेनेवा प्रोटोकॉल 1925 की। इसने रासायनिक और जैविक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। भारत ने इसकी अभिपुष्टि कर दी है। दूसरा है जैविक हथियार अभिसमय 1972 और रासायनिक हथियार अभिसमय 1992। इसमें जैविक हथियार और रासायनिक हथियार पर व्यापक प्रतिबंध लगाते हैं। भारत ने दोनों अभिसमयों पर हस्ताक्षर और उनकी अभिपुष्टि कर दी है। तीसरा है परमाणु हथियारों के उपयोग और प्रसार को विनियमित करने के लिए परमाणु अप्रसार संधि और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT। भारत ने NPT और CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
अगला है, संसद ने भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पारित कर दिया है। ये विधेयक इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी बनाता है। ये विधेयक अंटार्कटिक संधि, अंटार्कटिक समुद्री सजीव संसाधनों के संरक्षण पर अभिसमय और अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल की अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी बनाता है। अंटार्कटिक संधि पर वर्ष 1959 में हस्ताक्षर किए गए थे। ये संधि वर्ष 1961 में लागू हुई थी। वर्तमान में संधि के पक्षकारों की कुल संख्या 54 है और भारत भी इसका एक पक्षकार है। इस विधेयक की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो ये अंटार्कटिक संधि के किसी अन्य पक्षकार की अनुमति या लिखित मंजूरी के बिना अंटार्कटिक में भारतीय अभियान को प्रतिबंधित करता है। अंटार्कटिक कोष नाम से एक निधि के गठन का प्रावधान किया गया है। इस कोष का इस्तेमाल अंटार्कटिक अनुसंधान कार्य की बेहतरी और अंटार्कटिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। ये विधेयक भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को अंटार्कटिका तक विस्तारित करता है। ये भारतीय नागरिकों और भारतीय अभियानों का हिस्सा रहे विदेशी नागरिकों द्वारा अंटार्कटिका में किए गए अपराधों के मामलों में दंडात्मक प्रावधान करता है। ये विधेयक अंटार्कटिक गवर्नेंस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर एक समिति की स्थापना का प्रावधान करता है। ये समिति अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और उत्सर्जन मानकों की निगरानी, कार्यान्वयन और अनुपालन सुनिश्चित करेगी। ये अंटार्कटिका की प्राकृतिक स्थितियों के समक्ष खतरा पैदा करने वाले खनन, ड्रेजिंग और अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है। अंटार्कटिका में भारतीय प्रयासों की बात करें तो भारत ने वर्ष 1983 में अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। साथ ही उसे परामर्शदाता देश का दर्जा प्राप्त हो गया था। भारत ने मैड्रिड प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किए थे। ये प्रोटोकॉल वर्ष 1998 में लागू हुआ था। ये अंटार्कटिक को शांति और विज्ञान के प्रति समर्पित प्राकृतिक रिजर्व का दर्जा प्रदान करता है। अंटार्कटिका में भारत के कई अनुसंधान स्टेशन हैं। सिरमाकर हिल्स में मैत्री, लार्समन हिल्स में भारती और दक्षिण गंगोत्री वर्ष 1984 में स्थापित पहला भारतीय बेस था। और अगली खबर दूरसंचार एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से है। रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बोलियों के साथ 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी समाप्त हो गई है। 5G स्पेक्ट्रम के लिए भारत की पहली नीलामी का समापन हो गया है। इस चरण में जियो शीर्ष बोलीदाता के रूप में उभरा है। ये नीलामी अलग अलग बैंड में स्पेक्ट्रम के लिए आयोजित की गई थी। लो फ्रीक्वेंसी बैंड में 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज शामिल हैं। वहीं मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड में 3300 मेगाहर्ट्ज और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में 26 गीगाहर्ट्ज शामिल हैं। दरअसल स्पेक्ट्रम रेडियो फ्रीक्वेंसी से संबंधित है। रेडियो फ्रीक्वेंसी मोबाइल उद्योग और अन्य क्षेत्रों को एयरवेव्स यानी वायु तरंगों पर संचार के लिए आवंटित की जाती हैं। इन एयरवेव्स को एक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इन्हें अलग अलग आवृत्तियों वाले बैंड में उप विभाजित कर दिया जाता है। 5G तकनीक निम्न आवृत्तियों जो कि 1 गीगाहर्ट्ज से नीचे हैं और उच्च आवृत्तियों जो कि 1 गीगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज के बीच हैं, दोनों का उपयोग करेंगी। 5G के लिए 3 प्रमुख स्पेक्ट्रम आवृत्तियों की आवश्यकता होती है। ये हैं सब 1 गीगाहर्ट्ज, 1 से 6 गीगाहर्ट्ज और 6 गीगाहर्ट्ज से ऊपर। स्पेक्ट्रम आवंटन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि केंद्र सरकार देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सभी संपदाओं का स्वामित्व रखती है। इनमें एयरवेव स्पेक्ट्रम भी शामिल हैं। देश के अधिकांश रेडियो स्पेक्ट्रम रक्षा क्षेत्र के लिए आरक्षित होते हैं। शेष स्पेक्ट्रम जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध होता है। लेकिन फोन उपयोगकर्ताओं और नई सेवाओं की संख्या में वृद्धि के बाद अक्सर देशों ने दूरसंचार कंपनियों को आवृत्तियों की नीलामी शुरू कर दी है। अगली खबर बैंकिंग और वित्त से संबंधित है। सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में वित्तीय और परिचालन सुधारों की समीक्षा की। आरआरबीज को वित्तीय रूप से स्थिर बनाने के लिए सरकार ने कई प्रकार के सुधार करने को कहा है। इनमें से कुछ सुधार हैं। आरआरबीज को डिजिटलीकरण की ओर बढ़ना चाहिए और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को अधिक कर्ज देकर अपने ऋण आधार का और विस्तार करना चाहिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना नरसिंघम समिति 1975 की सिफारिशों के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत की गई है। इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सुविधा बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। आरआरबीज को वाणिज्यिक बैंकों की तरह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के दायरे में लाया गया है। इन बैंकों की शेयरधारिता में केंद्र सरकार 50%, संबंधित राज्य सरकार 15% और प्रायोजक बैंक का हिस्सा 35% होता है। आरआरबीज का महत्व इसलिए है
क्योंकि ग्रामीण लोगों के घर तक ये बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। ये कमजोर वर्ग को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराते हैं। ये सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों को आसान और सीधे वित्त प्रदान करते हैं। और आइए अब आपको बताते हैं आरआरबी के समक्ष वर्तमान चुनौतियाँ। इसके समक्ष जो अधिक घाटा है, इसकी कई शाखाओं के पास पर्याप्त व्यवसाय नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी सरकारी योजनाओं को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। दूसरा है ऋण की वसूली। आरआरबीज की ऋण वसूली दरों में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट दर्ज की गई है और इस वजह से इनकी गैर निष्पादित परिसंपत्तियां ज्यादा हो गई हैं। तीसरा है नियंत्रण एकता में अभाव। ये बैंक केंद्र सरकार के अलावा अलग अलग एजेंसियों जैसे प्रायोजक बैंक, नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित होते हैं। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों पर डेटा अपडेट। संसद के समक्ष प्रस्तुत किए गए नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक उच्च न्यायालयों में 22 जुलाई तक 59 लाख से अधिक मामले लंबित थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे ज्यादा 10 लाख से अधिक मामले लंबित हैं और उच्च न्यायालयों में 96 महिला न्यायाधीश हैं। दूसरी खबर है जीएसटी संग्रह में वृद्धि के कारक। वस्तु और सेवा कर संग्रह में इस वर्ष 28% की वृद्धि हुई है। ये जुलाई 2017 में इस तरह के प्रत्यक्ष कर व्यवस्था के लागू होने के बाद से वृद्धि का दूसरा उच्चतम स्तर है। जीएसटी संग्रह की वृद्धि में योगदान करने वाले कई कारक हैं, जैसे कि मुद्रास्फीति की उच्च दर, आर्थिक रिकवरी की वजह से आए उपभोग पैटर्न में वृद्धि, कर चोरी की गतिविधियों के विरुद्ध व्यापक प्रवर्तन कार्रवाइयां आदि। अगली खबर है गति शक्ति विश्वविद्यालय। शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में एक स्वायत्त केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करना है। एनआरटीआई को डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त है। गति शक्ति विश्वविद्यालय रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और विस्तारित परिवहन क्षेत्र में प्रतिभा की आवश्यकता को पूरा करेगा। साथ ही इस क्षेत्र के विकास और विस्तार को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित प्रतिभा की मांग को भी पूरा करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के प्रयास में 10 पब्लिक इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी इनविट्स जारी करने की योजना बना रहा है। इनविट्स म्यूचुअल फंड के समान एक निवेश योजना है। ये व्यक्तियों और संस्थागत निवेशकों को अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश की अनुमति देती है। इससे वे आय का एक हिस्सा प्रतिफल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ये वित्त पोषण के वैकल्पिक स्रोतों का दोहन करने की सरकार की योजना का हिस्सा है। इसके तहत सड़कों और अवसंरचना के क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। इनविट्स के लाभ ये हैं कि ये निवेशकों को अधिक लचीलापन प्रदान करता है, विशेष O&M यानी कि संचालन और रखरखाव रियायत ग्राहियों का सृजन करता है तथा दीर्घावधि के निवेशकों को आकर्षित करने में सक्षम है। अभ्यास पिच ब्लैक। भारत ऑस्ट्रेलिया में होने वाले इस हवाई युद्ध अभ्यास में भाग लेगा। ये एक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। पिच ब्लैक का आयोजन द्विवार्षिक रूप से रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स करती है। इसमें 17 देश भाग ले रहे हैं और ये देश हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। सूखा यानी कि असामान्य रूप से शुष्क मौसम, फसल क्षति और जल आपूर्ति की कमी की अवधि। सूखे की घोषणा के बारे में वर्ष 2016 में कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नियमावली 3 चरणीय दृष्टिकोण का सुझाव देती है। इसमें 2 अनिवार्य संकेतक हैं, वर्षा विचलन और शुष्क अवधि। 4 प्रभाव संकेतक हैं, कृषि, सुदूर संवेदन पर आधारित वनस्पति सूचकांक और मृदा की आर्द्रता तथा जल विज्ञान। राज्य सूखे की तीव्रता को गंभीर और मध्यम के रूप में आंकने के लिए अंतिम रूप से क्षेत्र का सत्यापन करेंगे। सूखे का निर्धारण हो जाने के बाद राज्य सरकार भौगोलिक विस्तार को निर्दिष्ट करते हुए एक अधिसूचना जारी करती है। ये अधिसूचना 6 महीने के लिए वैध होती है यदि इसे समय से पहले वापस नहीं लिया जाता है। पहुंच और लाभ साझाकरण। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने ABS व्यवस्था के आवेदन अनुमोदित किए हैं। इन अनुमोदित आवेदनों में से लगभग 56.1% आवेदन वित्तीय वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के बीच के हैं। ABS व्यवस्था को वर्ष 2006 में अपनाया गया था। जैव विविधता अधिनियम 2002 ये प्रावधान करता है कि जिन समुदायों के माध्यम से जैव विविधता तक पहुंच प्राप्त हुई है
उन्हें भी इस जैव विविधता से अर्जित लाभों का एक हिस्सा मिलना चाहिए। पहुंच और लाभ साझाकरण उस तरीके को संदर्भित करता है जिसके तहत आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंचा जा सकता है। साथ ही ये उपयोगकर्ताओं और प्रदाताओं को उन संसाधनों के उपयोग के परिणाम स्वरूप होने वाले लाभों के उचित और न्याय संगत साझाकरण पर समझौते पर पहुंचने के तरीकों के बारे में भी बताता है। भारत जैव विविधता अभिसमय का हस्ताक्षर करता है। यह अभिसमय ABS को शासित करने वाले नियमों को निर्धारित करता है। नगर वन योजना। इस योजना को वर्ष 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून के अवसर पर लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में देश भर में 200 शहरी वनों को विकसित करना है। इस योजना के तहत शहर में कम से कम 20 हेक्टेयर भूमि पर वन विकसित किए जाएंगे। ये वन या तो मौजूदा वन भूमि या शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तावित किसी अन्य रिक्त भूमि पर विकसित किए जाएंगे। वन उद्यान के एक बार स्थापित हो जाने के बाद राज्य सरकार इसका रखरखाव करेगी। ये योजना पूरी तरह से कैंपा निधि द्वारा वित्त पोषित है। कैंपा यानी कि प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016। चैंडलर वॉबल। पृथ्वी ने इस वर्ष 29 जून को 24 घंटे से भी कम समय में अपना एक चक्कर पूरा कर लिया है। इस चक्कर में लगने वाला समय निर्धारित समय से 1.59 मिलीसेकंड कम था। हालांकि वैज्ञानिकों ने अभी तक इस घटना के कारणों का निष्कर्ष नहीं निकाला है, लेकिन इसके लिए चैंडलर वॉबल को उत्तरदायी ठहराया नहीं जा सकता है। चैंडलर वॉबल अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन में होने वाला परिवर्तन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। जलवायु परिवर्तन अथवा किसी भी वायुमंडलीय कारकों और प्राकृतिक कारणों से विरासत स्थल को नुकसान पहुंच रहा है। इस नुकसान का आकलन करने के लिए ASI उनकी नियमित निगरानी कर रहा है। ASI संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। ये राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। ये प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के मुताबिक देश में सभी पुरातात्विक गतिविधियों को विनियमित करता है। ये पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 को भी विनियमित करता है। आपको बता दें कि वर्तमान में देश में 3693 केंद्रीय संरक्षित स्मारक हैं। राष्ट्रपति निशान यानी प्रेसिडेंट्स कलर्स। उपराष्ट्रपति ने तमिलनाडु पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान यानी प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया है। ये पुरस्कार किसी भी सैन्य या राज्य पुलिस को राष्ट्र के लिए कम से कम 25 वर्षों की असाधारण सेवा की मान्यता में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये निशान वीरता, साहस, प्रतिबद्धता, दक्षता, अखंडता और मानवता की सेवा की भावना को दर्शाता है। इसे लोकप्रिय रूप से राष्ट्रपति का निशान कहा जाता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।